अब मैथ्स के साथ साथ होगा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सारे डाउट्स का सफाया हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400 पर या फिर हमारी ऐप डाउटनेट पर। कमिंग सून। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ जेईई एडवांस फिजिक्स सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आई हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रॉब्लम जो जेईई एडवांस में आती है, एडवांस पेपर में जो प्रॉब्लम आती है वो ईजी नहीं होती है। ठीक है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स, योर नॉलेज एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स ने वोट किया है, स्टूडेंट्स के द्वारा ही चुनी गई प्रॉब्लम है कि ये सम ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं जो रियल टाइम में एग्जाम में करने में बच्चों को प्रॉब्लम फेस हुई है। तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे अपने सामने है कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 टर्मिनल a in the circuit shown in figure is connected to B by a key and an alternating current I varying with time I naught cos omega t with I naught is 1 ampere and omega is 500 radian per second starts flowing in it with the initial direction shown in the figure। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है फिगर, एग्जैक्टली इस फिगर की एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर दे रखी है कि बी पे अपना यहाँ पे स्विच जो है वो कनेक्टेड है, की जो है बी पे कनेक्टेड है और ये वाला सर्किट अपना बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो इस सर्किट में मुझे क्या दिख रहा है, एक एसी सप्लाई नजर आ रही है यहाँ पे और एक कैपेसिटर नजर आ रहा है यहाँ पे। आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि टाइम t इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पे की इज स्विच्ड फ्रॉम बी टू डी, नाउ ऑनवर्ड्स ओनली a एंड d आर कनेक्टेड। अब क्या है कि कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो टाइम क्या है, वो टाइम है 7π/6 ओमेगा। इस टाइम पे इस की को बी से हटा के कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डी पे, यानी कि अभी ये वाला कनेक्शन हो गया है। तो ये वाला कनेक्शन हो गया है, तो मुझे इस कनेक्शन में क्या दिख रहा है, इस कनेक्शन में एक डीसी सप्लाई दिख रही है 50 वोल्ट की, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर भी नजर आ रहा है। ये चीज क्लियर है। कैपेसिटेंस दे रखी है आपको और ये बोला गया है कि टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुल्ली। अब यहाँ से बैटरी से टोटल चार्ज Q निकलता है इसको कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए। तो C अगर 20 माइक्रोफेरेड है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर 10 ओम है एंड द बैटरी इज आइडियल विद EMF 50 वोल्ट। आइडियल लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि बैटरी का खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें नहीं दिमाग में लाना है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी है, स्टेटमेंट जो दी हुई है इन्हीं के ऊपर हमें चर्चा करनी है, इन्हीं को एनालाइज करना है और इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर दिस टाइम इज दिस। कि कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा उसका मैक्सिमम चार्ज जो आएगा वो इतना होना चाहिए इस टाइम से पहले। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर दिस इज क्लॉकवाइज। अब इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। और चौथी स्टेटमेंट है Q 2 × 10⁻³ कूलम। Q क्या है, Q है टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। ठीक है, ये लिखा हुआ है Q फ्लोज फ्रॉम बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर फुली। तो बैटरी से जो टोटल चार्ज निकला है वो है Q। तो देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सबसे पहले क्या है कि मुझे करंट जो दी हुई है वो किस फंक्शन के फॉर्म में दी हुई है, वो दी हुई है कॉस के फंक्शन के फॉर्म में। तो इसका मतलब मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ इसका, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेट्स से ये अपने पास में एक्सिस हो गई, यहाँ पे मैं I को दिखा रहा हूँ और यहाँ पे T दिखा रहा हूँ, क्योंकि करंट किसके साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ। बिल्कुल आसान है। कॉस का ग्राफ बनेगा, कॉस का ग्राफ क्या होता है, यही होता है कॉस का ग्राफ, इसी तरह का होता है कॉस ग्राफ। ओके, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया अपने पास में, ये हो गया t इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया t इज इक्वल्स टू π/2 ओमेगा, ये पॉइंट हो गया अपने पास में π/ओमेगा, ये हो गया अपने पास में 3π/2 ओमेगा और ये हो गया π/2 ओमेगा, सॉरी 2π/ओमेगा। एक टाइम पीरियड यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या हो गया, इसका एक टाइम पीरियड हो गया। देखो भाई t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होता है ना, तो लिख दिया बस मैंने यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। एक बार मैक्सिमम से मिनिमम होके वापस मैक्सिमम होने में जो टाइम लगता है वो एक चक्कर के बराबर होता है और उसमें जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ऐसी हो गई अपनी वैल्यूज। अब मुझे क्या बोला गया है, मुझे कुछ चीजें फाइंड करनी है कि भाई t इज इक्वल्स टू 7π/6 ओमेगा। 7π/6 ओमेगा जस्ट इन दोनों के बीच में होगा, π/ओमेगा से तो बड़ा है। ठीक है, π/ओमेगा तो देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
तो 7/6 1 से तो बड़ा है, यहाँ पे कांस्टेंट पाई अपॉन ओमेगा का क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 3/2 से छोटा है, तो इसका मतलब कहीं बीच में आएगा, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट अपना 7π/6 ओमेगा। अब इस टाइम पे क्या कर दिया जाता है, स्विच को चेंज कर दिया जाता है। तो अब आते हैं ऑप्शंस पे कि भाई मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर दिस टाइम इज दिस। तो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे कब होगा, जब करंट 0 होगी, और 0 कहाँ पे है करंट, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करंट 0, तो मैक्सिमम चार्ज कहाँ पे होगा, इस टाइम पे होगा मैक्सिमम चार्ज। तो इस टाइम पे मैक्सिमम चार्ज होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। टाइम अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पे पहला सर्किट ये है और दूसरा सर्किट बाद में ये रेड वाला बनेगा। तो पहले सर्किट में एसी सप्लाई दी हुई है हमने, ठीक है, यानी कि एसी करंट यहाँ से क्या हो रही है, पास कर रही है। जब एसी करंट अगर पास कर रही है तो इसका मतलब करंट जब 0 होगी तभी तो इस पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम आएगा, वो आएगा π/2 ओमेगा पे। और आएगा कितना, चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू कितना होता है, क्यू होता है I/dt। कहाँ से कहाँ तक, टाइम 0 से लेके और 2π/ओमेगा तक, सॉरी 2π नहीं, π/2 ओमेगा तक, क्योंकि इस टाइम पे करंट 0 है। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है, I0 cos ओमेगा t है, dt मल्टीप्लाई किया, लिमिट डाली 0 से लेके π/2 ओमेगा, राइट। अब लिखते हैं यहाँ से I0 एज इट इज, वही cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो ओमेगा को बाहर लिख लिया मैंने, और ये आ गया 0 से लेके π/2 ओमेगा आ गया। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास में I0 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा, टी की जगह रखेंगे π/2 ओमेगा, माइनस टी की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो ये देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया और साइन π/2 की वैल्यू 1 हो गई, तो आ गया अपने पास में I0 अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू, और ये I0 की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर गिवन है हमें, ओमेगा की वैल्यू 500 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। तो इसको 10⁻³ लगा देते हैं, नीचे भी 10⁻³ लगा देंगे, क्योंकि 1000 बन जाएगा ना, तो ये 2 टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 2 × 10⁻³ कूलम। तो हमने मैक्सिमम चार्ज भी निकाल लिया है जो कैपेसिटर पे होना चाहिए। ये बात तो हमें पता ही चल गई थी कि इस टाइम पे जब करंट 0 है तो चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर में मैक्सिमम होगा, राइट। अब दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है कि पहले ऑप्शन में हमें ये भी दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर दिस इज दिस, तो दिस इज नहीं है, इस टाइम से पहले इतना चार्ज नहीं है। इस टाइम से पहले मैक्सिमम चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 × 10⁻³ कूलम। बी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर दिस टाइम इज क्लॉकवाइज। देखो इनिशियली हमें क्या दिखा रखी है, करंट क्लॉकवाइज दिखा रखी है, बिल्कुल सही बात है। जस्ट बिफोर इस टाइम, जब मैं क्या करता हूँ, स्विच को चेंज करता हूँ, इसी टाइम पे स्विच चेंज हो रहा है। ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस टाइम पे क्या कर रहे हैं हम, स्विच को जस्ट डीसी सोर्स पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें केयरफुल होना पड़ेगा कि इस टाइम पे करंट की क्या डायरेक्शन होगी। अगर करंट t = 0 पे देखो पॉजिटिव वैल्यू कैरी करके चल रही है, लेकिन जैसे ही π/2 ओमेगा टाइम आता है, करंट क्या कर लेती है, नेगेटिव वैल्यू कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि करंट अपने जिस फील्ड में खेल रही है उससे अगले फील्ड में चली गई। ठीक है, डेफिनेटली देयर आर ओनली 2 चॉइसेस फॉर करंट, आइदर इट स्टेज पॉजिटिव और इट स्टेज नेगेटिव। तो डायरेक्शन यहाँ पे ये बताती है। मैग्नीट्यूड तो देखो ऑब्वियसली पॉजिटिव में जितना रहेगा नेगेटिव में भी उतना ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ पे मीनिंग क्या है, डायरेक्शन का मीनिंग है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे होगी। तो ऑब्वियसली 7π/6 ओमेगा से जस्ट पहले का मतलब है आप कोई भी टाइम यहाँ पे कंसीडर कर लो, ठीक है, जस्ट पहले यहाँ पे मान सकते हो। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इनिशियल से अपोजिट। इनिशियल दिखाई गई है क्लॉकवाइज, तो अपोजिट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब दूसरे ऑप्शन में क्लॉकवाइज दिया हुआ है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, अब सी पार्ट में दिया गया कि इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। इमीडिएटली जस्ट आफ्टर आई कनेक्ट दिस स्विच, इस की को मैं डी पे कनेक्ट करता हूं जस्ट बिकॉज यहां से मुझे इसको रिमूव करना है बी से। तो सर्किट क्या बन गया अब मेरा, ये वाला पार्ट जिसको मैं हाईलाइट करूंगा। ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं, तो ये रेड वाला पार्ट जो है अभी ये हमारा सर्किट है। तो जस्ट आफ्टर
वी कनेक्ट ए टू डी, तो हमें फाइंड करना रजिस्टर में से करंट। तो मुझे अब क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा देना चाहिए। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो यहीं पे लगा रहा हूं। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं 50 वोल्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पे मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस क्या चाहिए होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस चाहिए होगा पोटेंशियल। किस टाइम पे, इस टाइम पे, जस्ट बिफोर इस टाइम से पहले। इसका मतलब अगर इस टाइम पे भी निकाल दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, जो कि मेरे पास है नहीं। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा एट टी इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पे, ठीक है। तो लिखते हैं फाइंडिंग पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। और ये क्यों जरूरत पड़ रही है हमें, क्योंकि हमें दूसरे सर्किट को सॉल्व करना है जहां पे डीसी सोर्स लगा हुआ है। कैपेसिटर तो एसी से चार्ज हो गया, ठीक है, और एसी से चार्ज हुआ तो उसके अक्रॉस क्या आया, कुछ पोटेंशियल आया। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है टी इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पे। जैसे ही मुझे ये मिल गया तो मेरे पास तीन क्वांटिटी, एक डीसी बैटरी है, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। रजिस्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, आई आर से निकल जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। और पोटेंशियल ऑफ बैटरी मुझे दिया ही हुआ है, बस कैपेसिटर का पता चल जाए प्रॉब्लम सॉल्व है। तो V इज इक्वल टू आएगा Q एट T इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा अपॉन C। V is equals to charge on the positive plate of capacitor divided by capacitance of capacitor। और अब क्योंकि ये AC सप्लाई है तो चार्ज किस टाइम पे काउंट करना है मुझे, 7π/6 ओमेगा पे, क्योंकि इसी टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ। और जस्ट आफ्टर चेंज, ये जस्ट बिफोर इस टाइम से इस चार्ज है, इस टाइम से जस्ट माइक्रो सेकेंड्स पहले का चार्ज है, और इस टाइम से जस्ट माइक्रो सेकेंड के बाद की मुझे करंट और वोल्टेज वगैरह जो भी चीजें पूछी गई है वो पूछी गई है। इसका मतलब एग्जैक्टली इस टाइम पे जो चार्ज होगा वही तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो V की वैल्यू Q चाहिए होगा मुझे, कैपेसिटेंस तो दी हुई है 20 माइक्रोफैरड। V के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, Q चाहिए होगा। तो लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही अगेन आई डी टी, यानी कि आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। अब कहां से कहां तक का चाहिए मुझे, 0 से लेके और 7π/6 ओमेगा तक का चाहिए। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा अपने पास में आई नॉट कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा भी बाहर कांस्टेंट है, क्योंकि 0 से लेके 7π/6 ओमेगा में क्या रख देता हूँ, लिमिट रख देता हूँ। तो ये आ जाएगा भाई आई नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा, टी की जगह क्या रखना है 7π/6 ओमेगा माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये बन गया अपने पास में 7π/6। तो ये आ गया आई नॉट अपॉन ओमेगा साइन 7π/6। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, आई नॉट अपॉन ओमेगा साइन पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, बन गया ना 7π/6 को पाई प्लस π/6। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो बन जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा साइन π/6। भाई साइन π/6 होता है 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आएगा आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। अब आई नॉट अपॉन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या है, आई नॉट की वैल्यू है 1 एम्पियर, 2 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू है 500, तो आ गया 1/1000, या डायरेक्ट बोल सकता हूँ 10⁻³ कूलम। यह आ गया Q एट T इज इक्वल्स टू 7π/6 ओमेगा पे, ठीक है। इस टाइम पे मेरे को चार्ज मिल गया है। अब इस टाइम पे अगर चार्ज मिल गया है तो इस इक्वेशन में बस चार्ज ही तो पुट करना था मुझे। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो कितना होगा, वो आ जाएगा अपने पास में 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये है 20 माइक्रोफैरड, तो 20 इंटू 10⁻⁻6। तो देखो ऊपर चला जाएगा, -6, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 20, यहां से कैंसिल आउट किया, ये बन गया 50 वोल्ट। अब चलते हैं अपने डायग्राम में चलेंगे तो देखो इधर कितना डेवलप हुआ 50 वोल्ट, इधर पोटेंशियल कितना 50 वोल्ट, इधर आर है, मान लेता हूं आई करंट निकल रही है, तो कितना आ जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल आई आर। तो केवीएल अगर मैं लगाऊंगा तो उसमें क्या होगा, तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो टोटल 0 होना चाहिए, ठीक है।
तो लिखते हैं यहाँ पे 50 + 50 माइनस IR इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूं मैं, अप्लाइंग KVL इन सर्किट 2 अपने को पता है कौन सा सर्किट है, उसमें KVL अप्लाई करेंगे तो आएगा भाई 50 + 50 माइनस 10I, IR होता है ना, तो 10 है उसकी वैल्यू R की, तो 10I इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100/10 यानी कि 10 एम्पियर। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि जस्ट हमने जैसे ही t इज इक्वल्स टू 7π/6 ओमेगा पे कनेक्ट किया सर्किट को, तो करंट कितनी है सर्किट में, करंट है 10 एम्पियर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि d इज इक्वल्स टू है 2 × 10⁻³ कूलम। Q क्या है, Q है टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, टोटल चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, तो चलो ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी निकाल लेते हैं हम। अब हमें फाइंड करना है चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन फ्रॉम बैटरी के बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो देखो उसके लिए मुझे पता है कि जो प्रीवियस चार्ज था जब हमने AC सर्किट से हटाया था कैपेसिटर को, वो कितना था, ये -10⁻³ कूलम था। ठीक है, माइनस साइन है ना, तो -10⁻³ कूलम, ये -10⁻³ कूलम। तो ये चार्ज था अपने पास में। प्रीवियसली हमने देखा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना था, कैपेसिटर पे चार्ज था -10⁻³ कूलम। अभी कितना हो गया है, अभी हमने जब बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है तो नाउ चार्ज एट कैपेसिटर प्लेट, तो वो कितना है, वो है CV। कैपेसिटेंस कितनी है कैपेसिटर की, 20 माइक्रोफैरड। वोल्टेज कितनी है, 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट है ना, अभी हमने निकाला है। ठीक है, ये 50 रखा है, कैपेसिटर वाला ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1000 × 10⁻⁻6 यानी कि यही 10⁻³ कूलम। तो इतना चार्ज था, इतना चार्ज हो गया, यानी कि बैटरी से आके कितना आया एक्स्ट्रा, 2 × 10⁻³ कूलम आया होगा, जिसमें से 10⁻³ को सेटिस्फाई कर दिया 2 × 10⁻³ ने, और बच गया जो वो ये है 10⁻³ पहले कैपेसिटर की ये 2 प्लेट है मान लेते हैं। पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज यहाँ पे है 10⁻³ कूलम माइनस में, तो बैटरी से चार्ज निकल के आया कितना, 2 × 10⁻³ वो आया, तो इस प्लेट पे जमा हुआ, तो इस प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना बना, 10⁻³ क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव ने नेगेटिव को पहले सेटिस्फाई किया और जो बचा हुआ चार्ज है वो है 10⁻³ तो डी ऑप्शन जो है वो भी सही है, क्योंकि जो चार्ज है वो बैटरी से फ्लोन कितना हुआ है 2 × 10⁻³ कूलम। सो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही थी कि यहाँ पे AC और DC का कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ था। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स दोनों में अच्छे हैं, वैसे तो बस बेसिक सर्किट प्रॉब्लम टाइप थिंग थी है, लेकिन इसके जो 4 ऑप्शन है उन्होंने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि आपको अलग अलग टाइम पे सिचुएशन को एनालाइज करना था। तो A और B ऑप्शन इसके गलत है और C और D ऑप्शन इसके सही है। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो कुछ इस तरह से है, अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ रेजोनेंस कॉलम एंड अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 244 सेकंड इनवर्स। He is told that the air in the tube has been replaced by another gas. Assume that the column remains filled with the gas. If the minimum height at which resonance occur is this, the gas in the tube is. आपको गैस बतानी है ट्यूब में कौन सी है। यूजफुल इंफॉर्मेशन कुछ कुछ आपको गिवन है और यहाँ पे ये डेटा गिवन है कि मोलर मासेस m in gram are given in the option. Take the values of 10/m √ for each gas as given there. ठीक है, यानी कि m की जो वैल्यू है वो आपको इस तरह से दी हुई है। आप नियोन के लिए 7/10 ले सकते हैं, √10/m की वैल्यू 7/10 रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे दी हुई है नाइट्रोजन की वैल्यू, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है
और यहाँ पे आर्गन की वैल्यू दी हुई है। चारों में से आपको पता लगाना है कि गैस कौन सी है एयर कॉलम में, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखने में छोटा है बट मल्टी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एरर भी यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस जिस हाइट पे अकर हो रहा है उसमें हमें अलाउंस दी हुई है प्लस माइनस 0.005 मीटर की। तो लेट्स से कोई हमारे पास में कॉलम है इस तरह का, इसके लिए हमें क्या करना है, रेजोनेंस स्टडी करना है। ये एयर कॉलम हो गया, इस कॉलम में क्या है, एयर भरी हुई है। अब डेफिनेटली ये एक साइड से बंद होगा तभी इसमें एयर भरी होगी, और तो कोई चांस नहीं एयर भरने का। अब इसमें एयर भरी हुई है और प्रैक्टिकल कराया जा रहा है 244 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी पे। अब बच्चे को क्या बोला जाता है, स्टूडेंट जो है वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको बताया जाता है कि एयर जो है ट्यूब में उसको रिप्लेस कर दिया है किसी गैस से, और आपको बताना है अपने ऑब्जर्वेशन से कि वो गैस कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। तो जिस मिनिमम हाइट पे रेजोनेंस हो रहा है वो हाइट कितनी गिवन है हमें, वो हाइट गिवन है दिस 0.350 प्लस माइनस 0.005। ठीक, इस मिनिमम हाइट पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मैं ट्यूनिंग फोक को लेके आ रहा हूं, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करी। यहाँ पे जो वेव्स जा रही होंगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएंगी, अप्रोक्सीमेटली मैच कर जाएंगी, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अब मिनिमम हाइट का मतलब क्या है कि सबसे जो पॉसिबल केस है, ठीक है, फर्स्ट पॉसिबल केस वो यही हो सकता है, यही हो सकता है कि भाई रेजोनेंस हो जाए और स्टैंडिंग वेव बन जाए वहां पे। ये एक क्लोज आर्गन पाइप की तरह हो गया, स्टैंडिंग वेव यहाँ पे बन गई, ठीक है। और क्योंकि मुझे मिनिमम हाइट दी हुई है तो ये L/4 के बराबर होगा लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L/4, वेयर L क्या है, L अपनी ट्यूब की लेंथ है। आर्गन ट्यूब बोल लो, आर्गन पाइप बोल लो या एयर कॉलम बोल लो, इसकी लेंथ जो है वो L है, और ये लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, L/4 के बराबर होगा। क्योंकि देखो लैम्डा की वैल्यू होती है ये। अब हमारे पास में सिर्फ यहां तक का डेटा है यानी कि L/4, तो L/4 हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये जनरली हम जब स्टडी करते हैं आर्गन पाइप को तो भी बेसिक सी बात होती है, वहां पे भी सीख लेते हैं। अब हमें क्या बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है ट्यूनिंग फोक की 244 सेकेंड इनवर्स। तो देखो भाई फ्रीक्वेंसी लिखना स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है V/λ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीडियम है, इसमें गैस क्या है, मीडियम इसमें गैस, और वो गैस ही आइडेंटिफाई करनी है हमको, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो V/λ होती है। अब गैस में स्पीड किसी वेव की क्या होती है, √γ/RT/m, ये हो जाएगा 1/λ। तो इसको लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी, जो वेव जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V/λ। मीडियम में स्पीड होती है, गैस में जो वेव की स्पीड होती है वो होती है γ/RT/m, 1/λ γ/RT/m। लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे 4L आएगा। एक्चुअल में ये जो λ/4 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दिस इज λ/4। ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ L है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेंथ L है, और ये किसके बराबर है, λ/4 के बराबर है। क्योंकि ये वेव जो है वो 1/4 ऑफ अ वेव लेंथ है ना, ये वाला पार्ट, और ये लेंथ यहाँ पे दी हुई है, ये किसकी लेंथ है, एयर कॉलम की लेंथ है। तो λ/4 इज इक्वल्स टू L है, तो लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 4L। तो यहां से आएगा 1/4L √γ/RT/m। ठीक है, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू पता चलेगी मुझे। अब फ्रीक्वेंसी में जो एरर है वो भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम है उसमें एरर है। हाइट, जिस हाइट तक गैस भरी हुई है वहां तक एरर दिखाई गई है हमें। तो ΔF/F फ्रीक्वेंसी में जो एरर है, रिलेटिव एरर, वो क्या होगी, ΔL/L के बराबर होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकता हूं मैं, वो निकाल सकता हूं ΔF अगर मुझे निकालना है तो वो निकाल सकता हूं ΔL/L इंटू F के साथ में। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूं, फ्रीक्वेंसी में एरर भी फाइंड कर सकता हूं। अब हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक तो पता है 244 सेकेंड इनवर्स है, मुझे बस जो वेव जा रही है
4 अलग अलग गैस में उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और जो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी मैं बोल दूंगा कि भाई इसके साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो ये गैस इसमें हो सकती है। तो 4 गैस कौन सी है? नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। तो इनको लिखता हूं और डेटा को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपने पास में पहली गैस हो गई नियोन। दूसरी गैस कौन सी है? दूसरी गैस है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड आर्गन। तो दिस इज नाइट्रोजन। यहाँ पे अलग अलग डेटा हमें इंक्लूड करना है, फिर ऑक्सीजन और फिर आर्गन, राइट? ओके, अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है मुझे, तो इन चारों को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। ये इसका डेटा हो गया, ये इसका डेटा हो गया, ये इसका डेटा हो गया और इसका डेटा हो गया। अगर मैं बात करूं पहले नियोन की, तो नियोन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/4 इंटू एल। लेंथ कितनी है अपने पास में? भाई लेंथ है 0.350, तो लिख देते हैं 0.350 1/4L अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। अब इनके लिए भी आपको वैल्यूज गिवन है कुछ, तो इसको आप ये लिख सकते हैं और अंडर रूट 140 आर टी को आप ये लिख सकते हैं। तो देखो एक्चुअल में मैं डेटा पे ध्यान नहीं देने वाला हूँ और कैलकुलेशन पे भी ध्यान नहीं देने वाला हूँ। मेरा फोकस पूरा किस पे है? पूरा का पूरा फोकस है इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स पे। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/4L गामा नियोन के लिए क्या होगा? 1.67 होगा आर टी अपॉन एम। सिमिलरली एफ इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 1/4L। तो ये 1/4L तो कांस्टेंट रहेगा चारों में, बस चेंज होगा तो क्या होगा? गामा चेंज होगा। गामा की वैल्यू क्या लिखी है मैंने? गामा की वैल्यू लिख दी है 1.67, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है इसलिए। नाइट्रोजन क्या है? डायएटॉमिक है, इसलिए 1.40 गामा की वैल्यू। ये आप थर्मल की प्रॉपर्टीज को यूज करके लिख सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R से, ठीक है। ये हो जाएगा RT अपॉन M, और F यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 0.350 अंडर रूट 1. ये भी क्या है? डायएटॉमिक है, तो 40 RT अपॉन M, और आर्गन क्या है? मोनोएटॉमिक है, तो F इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1.67 ही रहेगा। तो 0.4 इंटू 0.350 अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे 1.67 RT अपॉन M, राइट। ये अपने पास में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज आ गई। तो इनका यहाँ पे वेट भी पुट कर देते हैं हम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी पुट कर देते हैं। तो नियोन के लिए हो जाएगा 20, नाइट्रोजन के लिए लिख देंगे 28, ऑक्सीजन के लिए 32 और आर्गन के लिए 36। ओके, तो फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये नियोन के लिए हो जाएगी 320 हर्ट्ज, और नाइट्रोजन के लिए हो जाएगी 253 हर्ट्ज, और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगी 237 हर्ट्ज, और आर्गन के लिए हो जाएगी 242.8 हर्ट्ज, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी हर्ट्ज लिख देते हैं, यहाँ पे भी हर्ट्ज लिख देते हैं, और यहाँ पे भी हर्ट्ज लिख देते हैं। अब ये तो मैंने क्या निकाली? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में एरर भी तो है, तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? अभी डेल्टा एफ और निकालनी पड़ेगी, और फिर फाइनली ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से रिलेटेबल है, ठीक है। ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट करता है हमारे गिवन थ्योरी को और गिवन डेटा को। तो लेट्स से डेल्टा एफ की वैल्यू क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एफ। तो डेल्टा एल की वैल्यू है डेल्टा एफ की वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एफ, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एफ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नियोन के लिए, डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो तो हर केस में क्या है? कांस्टेंट है, और वो है कितना? देखो ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल। ये रहा अपने पास में डेल्टा एल और ये रहा एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल हम फाइंड करते हैं तो आ जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाय 0.350, ठीक है। तो लिखते हैं वैल्यू डेल्टा एफ की नियोन के लिए 0.005 अपॉन 0.350 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है? 320। यहाँ पे भी लिखते हैं डेल्टा एफ की वैल्यू भाई 0.005 डिवाइडेड बाय 0.350 इंटू 253। यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.005 डिवाइडेड बाय 0.350 इंटू 237, और यहाँ पे आ जाएगी डेल्टा एफ की वैल्यू
0.005 डिवाइडेड बाय 0.350 इंटू 242.8। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद डेल्टा एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तो ये आएगा अपने पास प्लस माइनस 4.5, यहाँ पे आएगा डेल्टा एफ अपने पास में प्लस माइनस 3.6, यहाँ पे आएगा डेल्टा एफ की वैल्यू प्लस माइनस 3.4 और यहाँ पे आएगा डेल्टा एफ की वैल्यू प्लस माइनस 3.5। ठीक है, ये इज इक्वल का साइन है यहाँ पे और ये 242.8 है। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगी नेट, वो होगी एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ हर एक केस में। ठीक है, तो जो ट्यूनिंग फॉर्क हम लेके आए थे जिसको रेजोनेंस करना था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 244 सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसके नियर बाई जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ही इससे रेजोनेट कर पाएगी। तो देखो कौन सी है, फ्रीक्वेंसी 320 है, पहला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। प्लस माइनस 4.5 करके क्या मैं इसको 244 बना सकता हूँ, नहीं। ये और ये क्लोज चॉइसेस है। यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई 253 में प्लस माइनस 3.6 करता हूँ तो नहीं बनती बात, 244 के आसपास जरूर पहुंच जाता है, 3 कम होकर 250 पहुंच जाता है, लेकिन 244 इज नॉट दैट क्लोज टू 250। 237 की अगर मैं बात करूं तो -3 में तो मैं 234 पे चला जाऊंगा, तो वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। प्लस 3.4 अगर करता हूं तो 240 पे पहुंच जाता हूं, तो भी 4 का डिफरेंस रहता है। ये है 242.8। अगर इसमें 3 माइनस करता हूं तो 239 के आसपास आ जाएगा, लेकिन 2 प्लस करता हूं तो ये 245 समथिंग पहुंच जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है 244 के। तो रेजोनेंस के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। तो वो गैस कौन सी है, आर्गन। तो स्टूडेंट बता देगा कि सर मैंने पूरा प्रैक्टिकल किया है, मैंने अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट्स लगाए कि मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए रेजोनेंस के लिए, फिर मैंने वहां से जो गैस की प्रॉपर्टीज है, वेव्स की जो स्पीड होती है गैसेस में, साउंड की या किसी और वेव की, स्टैंडिंग वेव की जो स्पीड होती है वेव में गैस में, वो सारे कॉन्सेप्ट लगाए, फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए, फिर मैंने एरर्स निकाली है फ्रीक्वेंसी में, अलाउंसेस निकाली हैं, और उस डेटा को यूज करके कलेक्ट करके मुझे ये पता चला कि गैस कौन सी थी, आर्गन। सो आर्गन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वेव से क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मैकेनिक्स से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस तरह से है, अ थिन यूनिफॉर्म रॉड pivoted at point O is rotating in the horizontal plane with constant angular speed omega as shown in the figure. At time t is equals to 0, a small insect starts moving from O and moves with a constant speed v with respect to the rod towards the other end. It reaches the end of rod at t is equals to capital T and stops. The angular speed of the system remains omega throughout. The magnitude of the torque on the system about O as a function of time t is best represented by which plot? ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन डायग्राम है वो ये है, आपको टाउ का डायग्राम बनाना है टी के साथ में, टाउ का टी के साथ में रिलेशन लिखना है। टी क्या है, टाइम है, और टाउ है टॉर्क ऑन द सिस्टम, रॉड और इंसेक्ट का जो सिस्टम है उसका, उस पे लगने वाला टोटल टॉर्क। तो देखो क्या है कि इस तरह से अपने को रॉड दी हुई है, ये इंसेक्ट है, ये जो ब्लैक दिखाया हुआ है आपको, ये ब्लॉक नहीं है, ये इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ से t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट करता है मूव करना v वेलोसिटी से, और मैं मान लेता हूँ t टाइम में ये यहाँ पे पहुंच गया, एट टाइम t। तो टाइम t में ये कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है इसकी, यहाँ से vt, नो डाउट ये vt डिस्टेंस यहाँ पे आ चुका होगा। अब मुझे टॉर्क का रिलेशन लिखना है टाइम के साथ में, उसके लिए मेरे पास 4 ग्राफ है। तो ग्राफ एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। इस तरह के 4 ग्राफ दिए हुए हैं, देखना है कि कौन सा ग्राफ इनमें से बेस्ट रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को टाइम के साथ में। तो हम क्या करते हैं, टॉर्क का रिलेशन बनाते हैं। पहले टॉर्क का रिलेशन किसके साथ में बना लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम के साथ में। टॉर्क वेक्टर जो होता है वो होता है dl/dt, यही होता है। अब L होता है एंगुलर मोमेंटम, तो L क्या होगा, L होगा अगर ये रॉड ओमेगा से हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह घूम रही है, बस घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, ठीक है। तो इंसेक्ट किसी टाइम पे यहाँ होगा, किसी टाइम पे यहाँ होगा, और किसी टाइम टी पे मैंने यहाँ मान लिया इसको। तो इंसेक्ट और रॉड का जो सिस्टम है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये रॉड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से इधर, ठीक है। तो
इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा होगा, किसी टाइम यहाँ पे होगा तब घूम रहा होगा, किसी टाइम यहाँ पे होगा तब भी घूम रहा होगा, किसी टाइम यहाँ पे होगा तब भी घूम रहा होगा। तो रॉड और इंसेक्ट इस एक्सिस के अबाउट, मैं इस एक्सिस के अबाउट देख रहा हूँ, ये जो एक्सिस जेड एक्सिस दिखाई हुई है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम देख रहा हूँ। तो रॉड और इंसेक्ट दोनों क्या कर रहे हैं, रोटेशन मोशन कर रहे हैं। तो दोनों का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। ओमेगा तो कांस्टेंट है दोनों के लिए ही। जो रॉड घूम रही है जिस एंगुलर स्पीड के साथ में, उसी एंगुलर स्पीड के साथ में ये इंसेक्ट भी घूम रहा है। तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एंड इंसेक्ट। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एंड के अबाउट, एंड के अबाउट होता है ml²/3, यही होता है। m है मास ऑफ रॉड, l लेंथ ऑफ रॉड मैंने अज्यूम कर ली है, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, प्लस ये जो इंसेक्ट है इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ डायग्राम को, ताकि आपको बाकी चीजें नजर आने लगे। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो ये डिस्टेंस r है, तो इस टाइम पे, टाइम t पे अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कितना होगा, mr², और r की वैल्यू क्या है, vt की, vt टाइम में ये vt चल चुका है, तो लिखूंगा m क्या है, स्मॉल m, इंसेक्ट का मास है ये, और उसकी एक्सिस से दूरी कितनी है, vt का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में l की वैल्यू। मुझे फाइंड करनी है टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, dl/dt। तो लिखना है मुझे dl/dt, यानी कि इसका t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू लिखूंगा ml²/3, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा 0 आएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा अपने पास में 2m vt ओमेगा इंटू v। तो 2m v² t ओमेगा आ जाएगा। तो टॉर्क जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मुझे यहां से नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर सी बात है, ओके। अब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, नो डाउट एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ग्राफ ये वाला और ये वाला तो एलिमिनेट हो गए, तो बच गया अपना ये फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ। तो इनमें से कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। अब जैसे ही इंसेक्ट रॉड के एंड पे पहुंचता है, यानी कि इंसेक्ट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो अब इससे आगे जा नहीं सकता, इससे आगे नहीं जाएगा, तो ये रुक गया। जैसे ये रुक जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रॉड का तो ml²/3 ही रहेगा, और इस इंसेक्ट का हो जाएगा ml² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि mr² होता है किसी भी मास का, जिस एक्सिस के अबाउट मैं निकाल रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mr²। r इस केस में कितना हो गया, l हो गया, और ये कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये आगे मूव नहीं करेगा, तो l क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। l कांस्टेंट तो dl/dt, यानी कि टाउ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि l कांस्टेंट हो गया, इसलिए dl/dt यानी कि टाउ 0 हो जाएगा। टाउ 0 इसका मतलब x एक्सिस, ठीक है, यानी कि टाउ चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों ग्राफ में पहली यहाँ तक की t तक की दूरी, तो t तक का जो ग्राफ है वो तो बिल्कुल सही है कि भाई टाइम t तक, टाइम पीरियड t, कैपिटल T तक जो टाइम है एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में, वहां पे तो क्या करेगा वो टॉर्क है वो लीनियरली वेरी करेगा टाइम के साथ में, यानी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा कांस्टेंट स्लोप के साथ में। उसके बाद टाउ क्या होगा, एकदम से 0 हो जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ क्या है, करेक्ट है। बी ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट इसलिए करता है क्योंकि जो हमने वेरिएशन देखा टॉर्क का वो क्या है, इसमें बेस्ट हमें नजर आ रहा है कि भाई टॉर्क पहले टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है, हमने देखा तो इंक्रीज किया टी तक, जब तक एंड पे पहुंचता है इंसेक्ट। जैसे ही इंसेक्ट एंड पे पहुंच के रुकेगा तो अब पूरे सिस्टम पे टॉर्क लगना 0, टॉर्क लगना 0, इसका मतलब पे आ जाएगा टॉर्क। ठीक है, तो थर्ड ग्राफ हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा था उससे हमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, हमें बताना था ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन भी इंक्लूड करना जरूरी था क्योंकि हम 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ग्राफ जनरली बहुत अच्छे पूछे जा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा भाई टॉर्क का जो रिलेशन होता है वो सबसे इजी रिलेशन हम किसके साथ में लिख सकते हैं, किसी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम के साथ में। तो मैंने प्रीफर किया एंगुलर मोमेंटम निकालना। एक बार आपको एंगुलर मोमेंटम की बात क्लिक कर गई, फिर क्वेश्चन को करना आसान हो गया, नहीं तो आप और तरीकों से टॉर्क निकालते रहते तो बस फिर फंस जाते इस क्वेश्चन में। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना आसान हो गया क्योंकि हमें क्लिक किया कि एंगुलर मोमेंटम के साथ में हमें टॉर्क रिलेट करना चाहिए। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन।
अब फोर्थ क्वेश्चन में हम मैग्नेटिज्म यूज करेंगे। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कंडक्टिंग लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑफ हाइट 10 cm is kept such that the 90-degree vertex is very close to an infinitely long conducting wire. See the figure. The wire is electrically insulated from the loop. The hypotenuse of triangle is parallel to the wire. The current in the triangular loop is in counterclockwise direction and increase at a constant rate of 10 ampere per second. So which of the following statement or statements are true? तो क्वेश्चन में जो हमें डायग्राम दिया गया है वो कुछ ऐसा है, और डायग्राम इटसेल्फ इज इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहली बात तो ये है करंट जा रही है, और करंट जो जा रही है उसकी रेट है 10 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि di/dt मुझे गिवन है 10। ये लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर में कोई करंट नहीं है। तो देखो इस लूप में जो ट्रायंगुलर लूप मुझे नजर आ रहा है, इस लूप में क्या हो रहा है, करंट कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट रेट से अगर करंट बढ़ रही है तो इसका मतलब देखो इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रही है, यानी कि बाहर की तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यहाँ पे कनेक्शन तो है लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इंसुलेट किया हुआ है इसको, यानी कि यहाँ से करंट वायर में नहीं जा सकती और वायर की करंट यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इस वायर में करंट आएगी, और वो करंट ऐसे आएगी कि वो क्या चाहेगी, यहाँ पे जो बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में उसको वापस से कम करने की कोशिश करेगी लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाइंड कर लेते हैं, और फ्लक्स के बाद हम m इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई से म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद E इज इक्वल्स टू m di/dt लगा के जो इंड्यूस EMF है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इंड्यूस इसमें हुआ है EMF, लेकिन हुआ किसकी वजह से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से, इसीलिए इसको म्यूचुअल बोल रहे हैं। सारा काम इसमें हो रहा है लेकिन EMF इसमें इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो लॉजिक जो इसके पीछे का है और कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सॉर्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है फ्लक्स। फ्लक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए इस वायर के कारण मुझे। तो लेट से यहां से परपेंडिकुलर दूरी पे r दूरी पे मैं क्या कर लेता हूं, एक छोटी सी स्ट्रिप बना लेता हूं इस ट्रायंगल की, ठीक है ये, और इस स्ट्रिप की मैं मोटाई मान लेता हूं यहां से यहां तक कि कितनी है, dr है, और ये r दूरी पे जाके मैंने स्ट्रिप ली है, इससे r दूरी पे जाके dr पे एक स्ट्रिप ले ली है, ठीक है। अब इस लॉन्ग वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, वो हम यहीं पे लिख देते हैं, b होगा वो होगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है। अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें, चलो हम डायरेक्ट फ्लक्स लिखते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, b डॉट a होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस वायर के कारण, इनटू एरिया। एरिया किसका, इसका एरिया, ये स्ट्रिप है इसका एरिया, इससे पास होने वाला फ्लक्स मुझे डिस्कस करना है। तो इसका एरिया हो जाएगा मोटाई इसकी और ये लेंथ। तो ये लेंथ कितनी होगी, देखो ये लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। ये एंगल 90 है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया 45 और ये 45 हो गया। तो tan 45 अगर मैं लिखना चाहता हूं, tan 45 तो वो कितना आएगा, tan 45 अगर मैं लिखना चाहता हूं तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। पहले तो मुझे ये समझना इंपॉर्टेंट है, अगर ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू है क्या, ये वाली दूरी डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी, ठीक है। ये दूरी अगर r है तो डेफिनेटली इस दूरी को भी r होना पड़ेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट से ये दूरी भी r होनी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिप आ गई 2r और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको इसकी मोटाई से dr से, राइट। तो फाई की वैल्यू मैं नीचे कैरी करता हूं, फाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप 2r इंटू dr। और ये वेरी कहां से कहां तक करिए, स्ट्रिप कहां से कहां तक घूमेगी, 0 से लेके और 10 सेंटीमीटर तक। तो इसको मैं h मान लेता हूं, तो 0 से h तक इसको घुमाना है स्ट्रिप को। तो ये पूरी की पूरी जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है या वेरिंग फ्लक्स है मुझे फाइंड हो जाएगा। तो 0 से लेके h तक में लिख दिया है।
तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और r से r कैंसिल आउट हो गया। तो एक्चुअल में आया कितना फ्लक्स, म्यू नॉट आई डी आर, म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी आर आया और इंटीग्रेशन आया कहाँ से कहाँ तक, 0 से h। तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी आर का इंटीग्रेशन r 0 से h, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू h। ये आ गया भाई अपने पास में फ्लक्स। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। ये फ्लक्स किस में चेंज है, ये फ्लक्स चेंज है लूप के, जो ट्रायंगुलर लूप दिया हुआ है। और ये करंट कौन सी है, करंट है वायर में करंट, क्योंकि वायर में जो करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ही लिखा है हमने। ये स्मॉल आई जो लिख रहा हूं मैं, ये वायर में करंट है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मॉल आई क्या है, वायर में करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस यही तो होगा कि भाई लूप में तो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो तो दूसरे में हो रहा है, लेकिन करंट में उसकी खुद से डिवाइड कर रहा हूं, तभी तो म्यूचुअल बोलते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू है म्यू नॉट आई एच अपॉन पाई, डिवाइड कर दिया इसको आई से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया, म्यू नॉट एच अपॉन पाई आ गया। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ वो हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू डी आई बाई डी टी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू एच इंटू डी आई बाई डी टी। अब देखो ये सारी वैल्यूज मेरे पास है, इन वैल्यूज को पुट करना है और इंड्यूस ईएमएफ मुझे पता चल जाएगा। अब पहला ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वायर इज दिस। वायर में जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस ईएमएफ का वो ये है, चेक कर लेते हैं भाई अगर यही है तो म्यू नॉट अपॉन पाई आना चाहिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन पाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है एच की, और डी आई बाई डी टी कितना है, ये भी 10 एम्पियर पर सेकेंड है, लेकिन h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 10 की पावर -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना आ गया, ई से दिखा रहे हैं, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन पाई। तो पहला ऑप्शन तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया कि लूप इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर, एडिशनल ईएमएफ ऑफ दिस वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द वायर। तो लूप की रोटेशन से, चाहे लूप को आप कितना ही घुमा लो, वायर के इंड्यूस ईएमएफ किस में पूछा गया है, वायर में। वायर से चेंज होने वाले फ्लक्स में, वायर से जो जाने वाला फ्लक्स है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो यह स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। लूप के घूमने से वायर से जो फ्लक्स जा रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इंड्यूस करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज। और डी ऑप्शन में दिया गया है कि देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप। तो दो चीजें मुझे मैग्नीट्यूड से रिलेटेड थी, दो चीजें डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो देखते हैं। सबसे पहले बोला गया कि इंड्यूस करंट जो है वायर में वो कहाँ होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी टू द करंट अलोंग द हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज में करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि रिपल्सिव फोर्स है वायर और लूप के बीच में, तो देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। अब देखो लूप में तो हमें पता है कि जो करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, ऐसे ही है, यानी कि इस वाले बेस में, हाइपोटेन्यूज में इस तरह से जा रही है करंट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है बाहर की तरफ। तो इसमें जो करंट आएगी वो उस डायरेक्शन में आएगी कि ये बाहर की तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। इसका मतलब इस वायर में करंट कहाँ आनी चाहिए, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में मैंने करंट कर दी तो राइट हैंड पाम रूल से इस पूरे ट्रायंगल के अलोंग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ, ठीक है, जिससे वो क्या करेगा, वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा, वापस से सेटलिंग डाउन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही लेंजेस लॉ कहता है। इसमें जो करंट इंड्यूस हुई है एक्चुअल में लेंजेस लॉ के कारण हुई है, ठीक है। तो लेंजेस लॉ को फॉलो करे तो करंट की डायरेक्शन यहां होनी चाहिए, यानी कि जिस डायरेक्शन में इस हाइपोटेन्यूज में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में इस वायर में करंट जानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बोला गया है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुई है वायर में जिस डायरेक्शन में हाइपोटेन्यूज में करंट जा रही है। और डी ऑप्शन में बोला गया है कि देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप। तो ऑफ कोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि इसमें जो करंट जा रही है, ठीक है, ये करंट ये अपोज करेगी उस रीजन का जिसके कारण ये आई है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि लूप में जो करंट जा रही है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और वायर में जो करंट जा रही है वो कुछ इस तरह से है।
तो एक्चुअल में अगर मैं इसको सीधी वायर बना दूं, लूप को यहां से और यहां से तोड़ के एक सीधी वायर बना दूं, तो इन दोनों में, लूप में और वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। जब दो वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसीलिए रिपल्सिव फोर्स दिया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शंस और करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट द फिफ्थ प्रॉब्लम। हम अभी तक मैकेनिक्स से, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, जहां पे सर्किट भी इन्वॉल्व था, अल्टरनेटिंग करंट भी इन्वॉल्व थी, बहुत मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, और मैकेनिक्स से ग्राफ इन्वॉल्व था जिस क्वेश्चन में, ठीक है। और अभी जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने देखा है मैग्नेटिज्म से, सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से बहुत ह्यूज नंबर ऑफ एरिया हम कवर करते हैं। अब अगली प्रॉब्लम हम कवर करते हैं ऑप्टिक्स से, ताकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम फिजिक्स हमने ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, एक्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स। तो क्वेश्चन है, अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस is made of a material of refractive index n. When a small object is placed 30 cm away in front of the curved surface of the lens, an image of double the size of the object is produced. Due to reflection from the convex surface of the lens, another faint image is observed at a distance of 10 cm away from the lens. Which of the following statements is are true? तो जो डेटा गिवन है वो बिल्कुल इजीली रिटन है और उसको समझा भी आसानी से जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जम्बल डेटा नहीं है। तो एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, लेट्स से ये कॉन्वेक्स साइड हो गई लेंस की और ये प्लेन साइड हो गई, ठीक है। ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसके कर्व्ड सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पे, आई गेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। तो ठीक है, हम रख देते हैं यहाँ पे, ये फ्लैट सरफेस हो गई, ठीक है, और ये कर्व्ड सरफेस हो गई। इस कर्व्ड सरफेस से हमें रखना है 30 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट। तो रख दिया भाई 30 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे। अब हमें क्या बोला गया है, लेट्स से कि इसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो n अज्यूम कर लेते हैं, और उसी का एक पार्ट भी है कि n की वैल्यू 2.5 है। तो सबसे पहले इसी के लिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि लेट्स से फोकल लेंथ जो है इस लेंस की वो f मान लेते हैं हम, ठीक है। जब ये यहां से जो रेज निकलेंगी और वो रिफ्रैक्ट होंगी, तो रिफ्रैक्शन के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। या फिर हम डायरेक्ट इस लेंस के लिए बोल सकते हैं कि इस लेंस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला लिखा है हमने, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/v माइनस 1/, जिधर जाएंगी काम की रेस वहां हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि राइट डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी पोल से और लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में जितनी भी आगे तक मैं जाऊंगा राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, लेफ्ट को नेगेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा पोल से मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करने, तो -30 इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमने 1/f लिख दिया। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि जो रिफ्रैक्शन के कारण इमेज बनती है वो डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैग्निफिकेशन 2 टाइम है। मैग्निफिकेशन कितना है, 2 टाइम से डबल हो जाता है साइज। और हमें पता है कि इस सरफेस से जो इमेज बनेगी यहाँ पे वो भी क्या होगी, वो भी डेफिनेटली उल्टी होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस से जो इमेज बनती है रिफ्रैक्शन में वो उल्टी होती है, ठीक है। तो ये -2 लिख दिया। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल नॉलेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा v/u के बराबर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, तो v की वैल्यू हो गई -2u, यानी कि माइनस टाइम 2 इंटू यू की वैल्यू -30, तो v की वैल्यू आ गई +60। तो पुट करते हैं यहाँ पे v की वैल्यू +60, तो आएगा 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/f। 60 लिया एलसीएम, तो आ गया 1 + 2 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, फोकल लेंथ आ गई लेंस की 60/3, यानी कि 20 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। अब जो आगे का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह का है
कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस अनदर फेंट इमेज इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन करवाना है हमें इसी सरफेस से। जैसे ही हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं इस सरफेस से तो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाएंगी, पीछे जाएंगी, लेकिन ऐसा बोला हुआ है कि इमेज कहाँ बन रही है इसकी, अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से दूर की तरफ बन रही है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे, तो ये यहां मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पे। तो यहां पे हमें ये भी पता चल गया कि ये इमेज क्या है, वर्चुअल। पहली बात तो ये यहीं पे लिख लेते हैं ताकि जो ऑप्शन में गिवन डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से डायरेक्ट वेरीफाई कर पाएंगे कि ये इमेज रियल होगी और वर्चुअल। रियल होती तो रिफ्लेक्शन के कारण कहाँ बनती, इस लेंस से पीछे की तरफ बनती, लेकिन ये अवे फ्रॉम द लेंस दूर की तरफ बोल दिया है तो आगे हमने मान लिया इसको। तो फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो हम जनरली रिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं वो किससे पढ़ते हैं, मिरर के कारण पढ़ते हैं, चाहे वो स्फेरिकल हो और चाहे वो प्लेन हो। लेकिन यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि 100% ऑफ द रेज कैन नॉट पास द ग्लास और द मटेरियल। जो भी मटेरियल का हमने लेंस लिया हुआ है उसके अंदर 100% ऑफ द रेज कैन नॉट पास। कुछ रेज रिफ्रैक्ट होंगी, कुछ रेज रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, ये फिनोमिना होता है कि 100% एफिशिएंसी वाला कोई भी मटेरियल ऐसा होता नहीं है जिसके थ्रू आप या तो 100% रिफ्लेक्शन करा सकते हो या फिर रिफ्रैक्शन करा सकते हो। दोनों फिनोमिना एक साथ ओकर होते हैं। ठीक है, जहां पे मिरर में रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में होता है और लेंसेज में रिफ्रैक्शन अच्छी क्वांटिटी में होता है, तभी तो रिफ्लेक्शन से जो इमेज बन रही है उसको फेंट बोला है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो 1/v, v की वैल्यू क्या आ गई 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दूरी पे बन रही है इमेज, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं 1/10। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू वही है 1/-30 और यहाँ पे आ जाएगा f। फोकल लेंथ कितनी होगी, वो होती है r/2, तो हो जाएगा 2/r 1/f की वैल्यू। कर्व्ड सरफेस से हो रहा है, आगे वाली सरफेस का कोई लेना देना नहीं है, तो ये आ जाएगा 30 LCM। इट विल बिकम 3 - 1 इज इक्वल्स टू, यहीं तक लेते हैं बस इसको, 2/r। ठीक है, 3 - 1/30 इज इक्वल्स टू 2/r। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ गई, 30 आ गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी है, कर्व्ड सरफेस की। तो नीचे मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं अपने लेंस का। लेंस कुछ इस तरह का है, राइट। ये सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस उसकी बिल्कुल प्लेन है, प्लानो कॉन्वेक्स। अब मुझे इसका क्या निकालना है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि मुझे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो होती है वो क्या होती है, वो होती है म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, r1 क्या होती है, पहली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर जिससे पहला रिफ्लेक्शन हुआ है, r2 होता है दूसरी सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर जिससे दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ है। तो फोकल लेंथ मुझे फाइंड की थी मैंने 20 सेंटीमीटर लेंस की, तो 1/20 लिखूंगा इज इक्वल्स टू म्यू लेंस मुझे फाइंड करना है अपॉन सराउंडिंग में एयर है तो 1 मान के चल रहा हूं, एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स -1 एज इट इज, 1/r1। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने जस्ट अभी फाइंड किए 30, तो 1/30 और डेफिनेटली पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव और डायग्राम से भी पता लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्वेश्चन में जब भी मैं पॉजिटिव लूंगा तो राइट में जा रहा हूँ, नेगेटिव लूंगा तो लेफ्ट में जा रहा हूँ। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने मुझे इधर जाना पड़ेगा, इसकी सेंटर यहाँ होगी ना, तो यहाँ से पोल से यहाँ तक की दूरी रेडियस होगी, सेंटर तक की दूरी, तो 1/30 आएगा -1 इस वाली सरफेस की, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, राइट। तो ये क्वांटिटी 0 चली गई, तो 1/20 इज इक्वल्स टू म्यू लेंस -1/30 आ गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये अपने पास में बन गया 3/2 + 1 इज इक्वल्स टू म्यू लेंस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 यानी कि 2.5। तो पहले ऑप्शन में हमें लेंस का मटेरियल जो है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 2.5 ही गिवन है, जो कि हमने फाइंड भी किया कि 2.5 ही आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस इज 45 सेंटीमीटर, जो कि ऐसा नहीं है, हमने अभी जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड किया था, वो आई थी 30 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट ऑप्शन इज द फेंट इमेज इज इरेक्ट एंड रियल। फेंट इमेज इरेक्ट हो चाहे इन्वर्टेड हो, लेकिन वो रियल नहीं है। फेंट इमेज क्या है, वर्चुअल है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इमेज जो बन रही है रिफ्लेक्शन के कारण वो पीछे बननी चाहिए थी, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था क्योंकि वो अवे फ्रॉम द लेंस बन रही है तो वो क्या है, वर्चुअल है, लेंस से दूसरी साइड बन रही है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल सही है। हमने लेंस की फोकल लेंथ सबसे पहले फाइंड की थी जो कि एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर थी। तो इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए एंड डी होंगे, बी और सी गलत है। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं और काफी आपके कॉन्सेप्ट्स को टू डेप्थ चेक करने वाले क्वेश्चंस थे, हम बोल सकते हैं। बहुत सारे मल्टी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हुए, चाहे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो ग्राफ विद मैकेनिक्स हो, और चाहे वो वेव्स हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो। मल्टी कॉन्सेप्ट्स वर देयर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।